यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 38, सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन में। आज गणेश चतुर्थी थी और सुबह से ही तैयारी चल रही थी, क्योंकि बप्पा को लेकर आना था और बहुत धूमधाम से पूजा करनी थी। रुद्रम इस वक्त अपने कमरे में था और कुर्ता पैंट पहनकर तैयार हो रहा था। मोह भी रूम में थी और वह भी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी। उसकी साड़ी की प्लेट्स बिगड़ रही थी, जिससे उसे इरिटेशन हो रही थी, लेकिन वो फिर भी बार बार कोशिश कर रही थी कि उन्हें ठीक कर सके। रुद्रम ठीक से तैयार होकर उसके पास आया और नीचे झुककर उसने उसकी प्लेट्स को पकड़ा और सही किया। फिर उसने कहा, अब डाल दो। मोह ने प्लेट्स को पेटीकोट के अंदर तक किया और उसके बाद रुद्रम ने उसे कुछ पिन्स दी। मोह ने उन पिन्स को लगाया, फिर उसने पल्ला डाला। मोह को नौवारी साड़ी पहननी नहीं आती थी, इसलिए उसने सिंपल साड़ी ही पहनी थी। उसके बाद उसने गले में मंगलसूत्र डाला, मांग में सिंदूर भरा और हाथों में चूड़ियां डाली। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे की तरफ चले गए। वहां पर सब नौवारी साड़ी पहनकर पहले से ही तैयार थे। मोह फाल्गुनी के पास गई और बोली, आप इन कपड़ों में भी अच्छी लगती हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? फाल्गुनी ने कहा, अगर ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मरने की नौबत आ जाएगी। इतनी गर्मी लग रही है ऑलरेडी, और अभी तो बप्पा को लेने जाना है, लेकर आना है, पूजा करनी है, और शायद रात तक हमें आज इसी साड़ी में रहना है। मैं हैंडल नहीं कर सकती, तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। मोह इस पर कुछ नहीं बोली और रुद्रम ने उसे अपनी तरफ कर दिया। फाल्गुनी ये देखकर ज्योति की तरफ चली गई। थोड़ी देर में पंडित जी आए और उन्होंने घर पर एक नॉर्मल गणेश आरती की। फिर उन्होंने कहा कि ठीक 5 मिनट बाद वे बप्पा को लेने जा सकते हैं। पूरा परिवार गाड़ी में बैठा और बप्पा को लेने चला गया। उनकी कार शॉप के बाहर आकर रुकी, जहां से उन्हें मूर्ति लेनी थी। फिर वे मूर्ति लेने के लिए अंदर चले गए। घर से सिर्फ मर्द आए थे मूर्ति लेने, जबकि सारी औरतें घर पर ही थी। अमरेंद्र जी, अजय, अमर और रुद्रम बप्पा की मूर्ति को उठाकर बाहर की तरफ लेकर आए। लेकिन तभी वो हैरान हो गए, क्योंकि उनकी कार के टायर को किसी ने जानबूझकर पंचर कर दिया था। विक्रम को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे पता था कि यह काम या तो रणधीर चौधरी का है या फिर किसी और दुश्मन का, क्योंकि वही हो सकते हैं जो उनके बप्पा की पूजा में विघ्न डाल सकते हैं। अमरेंद्र जी ने कहा, अब ये किसने किया? रुद्रम ने कहा, और किसने किया होगा, रणधीर ने या फिर किसी और ने? अमर ने कहा, लेकिन अभी हम घर कैसे जाएंगे बप्पा को लेकर? पूजा भी करनी है और मुहूर्त निकाला जा रहा है। रुद्रम सोचने लगा कि वो कैसे जाएंगे इस मूर्ति को लेकर घर तक। तभी उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति लेकर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी में नहीं जा रहा। सब भक्ति से नाचते गाते बप्पा की मूर्ति को अपने हाथों में लिए जा रहे हैं, या फिर किसी घोड़ा गाड़ी पर उन्होंने मूर्ति को रख दिया है और पीछे पीछे वो नाचते गाते आराम से जा रहे हैं। अमरेंद्र जी ने कहा, ये होता है असली तरीका बप्पा को लेकर जाने का, न कि ऐसी गाड़ी में। अजय ने कहा, तो आप ये चाहते हैं पापा कि हम गाड़ी में ना जाकर इन लोगों की तरह नाचते गाते जाएं? हमारी भी कोई रेपुटेशन है। अमरेंद्र जी ने कहा, रेपुटेशन? अरे, रेपुटेशन बढ़ेगी जब हम इन लोगों के बीच में रहकर इनकी तरह जिंदगी जिएंगे, तो इन्हें लगेगा कि हम भी इनकी तरह हैं, कोई अलग नहीं। तो ये हमारी इज्जत और करेंगे और रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। ऐसी रेपुटेशन का क्या जिसमें हम आसमान में और ये जमीन पर हों? सब कुछ इक्वल होना चाहिए। रुद्रम ने कहा, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया हुआ है दादाजी, वो भी कब के घर पहुंच जाएंगे। अमरेंद्र जी ने कहा, तो थोड़ी देर रुक जाएंगे, लेकिन अब हम भी नाचते गाते बप्पा को लेकर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तभी उन्हें ज्वाइन किया अर्नब सिंह रायजादा और आक्रोश सिंह रायवंश ने। रुद्रम ने अर्नब और आक्रोश से सवाल किया, तुम दोनों तो घर आने वाले थे ना? आक्रोश ने कहा, आने वाले थे, लेकिन पता चला कि तेरे किसी दुश्मन ने तेरी गाड़ी खराब कर दी, तो सोचा हम भी तेरे साथ नाच गाने में शामिल हो जाते हैं, इसलिए आ गए। अभी नाच गाना शुरू करते हैं और बप्पा को लेकर आराम से घर जाते हैं। हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ संकट में है दिल, मेरी सुन ले सदा। हम भक्त तुम्हारे जाए कहाँ संकट में है दिल, मेरी सुन ले सदा। कुछ समझ नहीं आता मुझको, ये मेरे संग क्या हो रहा। सबसे पहले आक्रोश ने गाना गाया और बप्पा की मूर्ति की तरफ गया। उसने जितना भी वहां पर फूल रखा हुआ था उसे अपने हाथों में लिया और बप्पा को चढ़ा दिया। फिर वो पीछे की तरफ बढ़ गया। उसके बाद आक्रोश और रुद्रम ने गाना गाया, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, हाँ कुछ करो। सुनो गणपति बाप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया, सुनो गणपति बाप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया, सुनो गणपति बाप्पा मोरया परेशान करे मुझे छोरिया। उसके बाद उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे का स्टेप करते हुए गाया,
डिफिकल्ट समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बाप्पा, थोड़ा सा तो ज्ञान दो। डिफिकल्ट समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बाप्पा, थोड़ा सा तो ज्ञान दो। इसके बाद आक्रोश बप्पा की मूर्ति के पास आया और अपने हाथों को जोड़कर अपने सर को नीचे झुकाकर बोला, कोई मीठी मीठी बातें मेरे कानों में घोले, नौकर मेरे दिल का दरवाजा खोले। अर्णव ने आगे गाया, कुड़िया बिगाड़ने में लगी है मुझको, मैं भी बिगाड़ने लगा। हौले हौले। और इसी तरीके से झूमते हुए वे सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर सरगम और पंखुड़ी भी आ गए थे। सरगम ने पंखुड़ी की मुलाकात मोह से करवा दी थी। सब उन्हें देखकर खुश थे। कुछ समझ नहीं आता मुझको, ये मेरे संग क्या हो रहा। ये लाइन अर्णव ने सरगम को देखते हुए कही थी। सरगम ने सबके सामने अर्णव को एक फ्लाइंग किस दी और अर्णव ने उछलकर फ्लाइंग किस ले ली और अपने सीने पर हाथ रखा। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, हाँ कुछ करो। ये लाइन आक्रोश ने कही और पंखुड़ी अचानक से उसके पास आई और पीछे से उसे पकड़ लिया। फिर उन दोनों ने बप्पा को प्रणाम किया। सुनो गणपति बाप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया। ये लाइन उन तीनों लड़कों ने मिलकर कही, क्योंकि लड़कियां जो डांस कर रही थी वे उनके पास आ गई थी और उन्हें परेशान कर रही थी। फिर उन्होंने एकदम से खड़े होकर उन्हें अपने आप से दूर झटक दिया। तेरे सिवा कोई नहीं मेरा इस जहान में, तेरे चरणों में रह के हुआ रे जवान मैं, तेरे सिवा कोई नहीं मेरा इस जहान में, तेरे चरणों में रह के हुआ रे जवान मैं। अमरेंद्र जी कविता जी के साथ आए और उन्होंने ये लाइन कही। फिर उन्होंने बप्पा के माथे पर तिलक लगाया और आरती शुरू की। दिल नहीं मेरा, ये तो तेरा ही घर है, तू जो साथ है तो किस बात का डर है, थोड़ा इनोसेंट, थोड़ा शरारती, जैसा भी हो तुझको मेरी खबर है। रुद्रम ने यह बात हाथ जोड़कर बप्पा की मूर्ति को देखकर कही। फिर उसने मोह को देखा और मोह खुश हो गई। उसने अपनी जिंदगी में इतनी एक्साइटिंग गणेश चतुर्थी नहीं देखी थी। कभी मैंने रटे हैं तेरे भजन, कभी तूने सुनाई लोरिया। मोह और रुद्रम ने आरती की थाल पड़ी और आगे आरती करने लगे। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, हाँ कुछ करो। सुनो गणपति बाप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया। सुनो गणपति बाप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया। सुनो गणपति बाप्पा मोरया, परेशान करे मुझे छोरिया। ये लाइंस अर्णव और आक्रोश ने मिलकर कही थी और सरगम और पंखुड़ी उनके साथ खड़ी थी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धीरे धीरे आरती खत्म हो रही थी और उसके बाद सबने एक साथ गाया। सबने अपना माथा टेका और फिर सबने भगवान की मूर्ति की स्थापना सिंघानिया मेंशन के अंदर की। कविता जी ने कहा, बप्पा आप 9 दिन के लिए हमारे घर आए हैं, आप हमारे घर के सारे विघ्न हर लीजिए और सारी खुशियां हमारे घर को दे दीजिए। मेरा पोता रुद्रम, उसे दुनिया की सारी खुशी और सारा सुख दे दीजिए और उसकी जिंदगी का सारा टेंशन खत्म कर दीजिए। रुद्रम ने कहा, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बप्पा क्यों टेंशन दे रही हो दादी। कविता जी ने कहा, मुझे पता है कि तुझे मेहनत करनी है, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए गणेश जी से कहा है कि अगर तू किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाए जिसका हल तुझे ना पता हो तो वो तेरी मदद करे। उसके बाद सबने अपना माथा टेका। 12 बजे तक जाकर सब कुछ शांत हुआ। अर्णव, सरगम, आक्रोश और पंखुड़ी वही थे। रुद्रम ने कहा, माँ यह अर्णव है, ये भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और यह सरगम है इसकी गर्लफ्रेंड, और यह आक्रोश है, जैसे मैं डेविल के नाम से फेमस हूँ, ये डेमन के नाम से फेमस है, और यह इसकी लवा है पंखुड़ी। कविता जी ने कहा, बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों यहाँ आए। उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी यहाँ की गणेश चतुर्थी देखने का मौका मिला और वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कुछ देर बाद ऐसे ही बातें करके वो सब चले गए। शाम का वक्त था और सब डिनर कर रहे थे कि तभी अमरेंद्र जी ने सवाल किया, रुद्रम मोह का एडमिशन ठीक से हो गया था ना। रुद्रम ने कहा, हाँ हो गया था। अमरेंद्र जी ने कहा, तुमने उन्हें बता दिया ना कि वो हिंदी मीडियम स्कूल से है और इंग्लिश मीडियम में हो रही है, तो उसे अच्छे से इंग्लिश की क्लासेस भी देनी है। रुद्रम ने कहा, हाँ दादाजी मैंने ये भी बोल दिया है, और नहीं करेंगे तो वह मुझे जानते हैं कि मैं उनके साथ क्या क्या कर सकता हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, मेरी बीवी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी और बहुत बड़ी बनाकर दिखाएगी सबको। अमरेंद्र जी ने कहा, बिल्कुल, और वैसे भी हमने मनोहर से वादा किया था कि उनकी बेटी शहर में पढ़ाई करेगी और उसका नाम रोशन करेगी, और देखो तुम्हारी बदौलत वह सब हो गया है। हमें गर्व है कि तुमने मोह को चुना, वो सच में बहुत अच्छी है। काफी समय के बाद मोस ने अपनी तारीफ किसी के मुंह से सुनी थी और उसने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया। अमरेंद्र जी ने कहा, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, पढ़ना लिखना तुम्हारा पहला हक है। शादी की उम्र वैसे भी तुम्हारी नहीं थी, वो तो रुद्रम की जीत पर हमें शादी करनी पड़ी। मोह ने इस पर कुछ नहीं कहा और सब अपना खाना वापस खाने लगे। तभी रुद्रम का फोन बजने लगा। उसने देखा तो रणधीर चौधरी का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया और कहा, मेरा खाना हो गया, और उसके बाद वो कमरे की तरफ चला गया। मोह बस उसे देखते रह गई। थोड़ी देर में मोह ने भी अपना खाना खाया और रुद्रम के पीछे पीछे चली गई। जब वो कमरे में आए तो उसने देखा रुद्रम अपनी शर्ट उतार चुका था और शर्टलेस बालकनी में खड़ा था, किसी से बात कर रहा था। उसने उसकी बात में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा और बेड पर आकर बैठ गई। रुद्रम रणधीर से बात कर रहा था। रणधीर ने कहा, वैसे आपको हमारी बीवी के बारे में पता तो चल ही गया होगा, क्योंकि आप टेबल है, टेबल पर इतनी आसानी से सब कुछ छुपा नहीं रह सकता।
रुद्रम ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, तो आप कौन से नए हैं चौधरी साहब? आपने भी हमारी बीवी के बारे में पता कर ही लिया होगा कि उनका नाम क्या है, उनकी शक्ल कैसी है। रणधीर ने थोड़ा गुस्से से कहा, अगर तुम मेरी बीवी के खिलाफ कोई चाल चल रहे हो तो सही नहीं कर रहे। रणधीर ने कहा, यह बात मैं भी कह सकता हूं कि आप अगर मेरी बीवी के खिलाफ कोई चाल चल रहे हैं तो उसे चलने को जरा रोक लीजिए, क्योंकि मैं उसे कामयाब होने नहीं दूंगा। एपिसोड 39। रुद्रम रणधीर के साथ फोन पर बात कर रहा था कि तभी रणधीर के घर में मोह की आवाज आई, जो पीछे के कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। रणधीर, किससे बात कर रहे हो इतनी देर से? तुम्हारी बीवी कब से तुम्हारे साथ बात करने के लिए बेताब हो रही है और तुम किसी और से लगे पड़े हो। कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? मोह की आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ रुद्रम को भी यह आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मोह नहीं, लेकिन आवाज में थोड़ा सा फर्क था। उधर से कहा गया, आपकी बीवी ने हमें आपकी सौतन बना दिया है। रणधीर ने कहा, जस्ट शट अप रुद्रम सिंघानिया। इसके बाद उसने फोन रख दिया और मोह के पास गया और कहा, हाँ बोलो, कुछ चाहिए महोदय? मोह ने उसकी गर्दन को पकड़ा और अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा लाते हुए कहा, जब से मैं प्रेग्नेंट हूं तब से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही चला गया है। सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? रणधीर ने कहा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। रुद्रम सिंघानिया से बात कर रहा था। मोह ने थोड़ी सोचकर कहा, रुद्रम सिंघानिया वह आपका रिश्तेदार है ना? उससे क्यों बात कर रहे थे? ये तो बहुत बेकार इंसान है। रणधीर ने मोह को अपनी गोद में रखा और मोह ने अपना हाथ रणधीर के गले में डाला और बोली, बोलिए, क्यों बात करते हैं आप इतने गंदे इंसान से? ये तो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने के प्लान बनाता रहता है। रणधीर ने कहा, तो क्या कर सकते हैं? अगर दुश्मनी शिद्दत से निभाई है तो बात भी करनी पड़ेगी, और वैसे भी मैं भी तो अपनी मौत की प्लानिंग करता हूं। मोह ने कहा, तो यह आपको नुकसान पहुंचाने के प्लान बनाता है तो आप भी बनाओ। मैं तो कहती हूं उसी दिन जान से मार दो। रणधीर ने कहा, आपका हुक्म सर, आंखों पर जरूर मारेंगे। मोह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, जरूर जरूर मारना। मैं ऐसे इंसान को कभी भी जिंदा नहीं देखना चाहती जो मेरे पति को मुझसे छीनने की कोशिश करता है। रणधीर उठा और बोला, जरूर मारेंगे, लेकिन फिलहाल सो जाते हैं। कल हमें कंपनी भी जाना है, हमें अपना बिजनेस भी देखना है। उसके बाद रणधीर ने मोह को लेटाया और खुद भी लेट गया। उसने ब्लैंकेट उठाया और खुद को ठीक से सीधा किया। फिर उसने ब्लैंकेट को मोह के ऊपर रखा। रणधीर ने सवाल किया, यह क्या हो रहा है? मोह ने कहा, अभी हम इस तरीके से एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते हैं, तो सोचा इसी तरह प्यार करके अपने पति से करीबी बनाएं, क्योंकि हमारे पति को तो टाइम नहीं मिलता हमें प्यार करने का। रणधीर ने उसे अपनी तरफ हल्के से किया, ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे मोह को तकलीफ हो सकती थी, और कहा, जरूर, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तब उसके साथ प्यार करने के साथ हम अपनी बीवी को भी प्यार करेंगे। उसके बाद दोनों ने मिलकर बहुत देर तक प्यार भरी बातें की और फिर सो गए। दूसरी तरफ रुद्रम कमरे में आया और मोह को देखा, जो कब से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, क्या देख रही हो मोह? रुद्रम ने पूछा। कुछ नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। आप अचानक से फोन आने पर चले गए थे ना? मोह ने जवाब दिया। रुद्रम ने कहा, हाँ, रणधीर चौधरी का कॉल आया था। मोह ने कहा, ये कौन है? उसने मोह को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और कहा, कोई दुश्मन? मोह की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई। मोह ने कहा, दुश्मन? ये कौन है और यह क्या करना चाहता है आपके साथ? रुद्रम ने कहा, दुश्मन है जो आपको मारना चाहता है, ये भी मुझे मारना चाहता है, वो भी जान से मुझे सच में मेरे महादेव के पास पहुंचाना चाहता है। मोह घबरा गई और उसने तुरंत रुद्रम को अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अभी तक तो हमने आपके साथ अपनी जिंदगी को ठीक से जीना शुरू भी नहीं किया। रुद्रम ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे साथ जीनी है? मोह ने कहा, हमारे पति के साथ जीने के लिए है ना, तो आप ही के साथ जिएंगे। मेरे पिताजी के बाद आप ही तो है। फिर मोह को अचानक से मनोहर की याद आई और वो बोली, हम अपने पिताजी से मिलना चाहते हैं, जब से अस्पताल से आए हैं तब से नहीं मिले। रुद्रम ने कहा, ठीक है, कल मैं ज्योति के साथ तुम्हें भेज दूंगा। मोह ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर थोड़ा ऊपर उठकर रुद्रम के गाल को किस कर दिया। रुद्रम ने कहा, ऐसे मत करो ना। मोह ने पूछा, क्यों? रुद्रम ने थोड़ा शायरी अंदाज में कहा, अगर ऐसे ही मेरे करीब आती रहोगी, तेरी सांसों की गर्मी से दिल को छू जाएगी, तेरे प्यारे लम्हों में खो जाने की आदत सी लग जाएगी, तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा, ये जानता हूं मैं। तेरे नजदीकियों की ये महक जो दिल को सुकून देती है, तेरे लम्हों की ये मुलाकातें जो मेरे दिल को बहलाती हैं, तू जब भी पास होती है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तेरे प्यार में खुद को खोने की ख्वाहिश बेताब हो जाती है। तेरे चेहरे की चमक, तेरी आंखों की मासूमियत, इन सबके बीच खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। तेरे नजदीक आकर ये दिल खुद को भुला बैठता है। तेरे बिना जीने की सोच अब तो बस ख्वाब सी लगती है। इसलिए अगर तू ऐसे ही मेरे करीब आती रहेगी तो खुद को रोकने का जज्बा धीरे धीरे खो दूंगा। तेरे प्यार के जादू में मैं पूरी तरह खो जाऊंगा और तेरे बिना जीने की हर सोच को छोड़ दूंगा। मोह की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, आप ऐसी बातें भी बोलते हैं?
रुद्रम ने पलटकर उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके ऊपर आ गया। हाँ, मैं ऐसी बातें भी करता हूँ, उसने कहा। मोह ने कहा, आपको सोना नहीं है? रुद्रम ने कहा, सोना तो है, पर मन नहीं कर रहा सोने का। मोह ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रुद्रम उसके करीब आते हुए अपनी सांसों को उसके चेहरे और गर्दन पर छोड़ रहा था, जो उसे काटने पर मजबूर कर रहा था। मोह को फिलहाल यह एहसास बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्रम ने उसका चेहरा वापस अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, किधर खोई हुई हो अट्रैक्शंस? मोह ने कहा, कहीं भी नहीं, मुझे नींद आ रही है। रुद्रम ने उसके होठों को प्यार से अपने होठों में लिया और बंद कर दिया। वो काफी देर तक उसे शिद्दत से चूमता रहा और फिर उससे दूर हुआ और सीधा पेट पर लेट गया और कहा, सो जाओ। आप कपड़े नहीं बदलेंगे? मोह ने पूछा। रुद्रम ने कहा, क्यों, मैं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें मेरी यह बॉडी पसंद नहीं है? मोह ने अपनी नजरों को दूसरी तरफ किया और कहा, सॉरी। रुद्रम ने उसे अपने सीने पर रखा और उसे अपनी बाहों में कसकर कहा, ठीक है, सो जाओ। अगले दिन रुद्रम कंपनी जाने से पहले ज्योति मोह को अपने साथ मनोहर के फ्लैट पर छोड़कर आई थी। वो एरिया रुद्रम के घर से बिल्कुल अलग था। इतने सारे लोग, इतने सारे गेम्स, अलग अलग चीजें, ये सब पहली बार मोह ने देखा था। ज्योति उसे एक लिफ्ट के जरिए ऊपर के फ्लोर पर लेकर गई, जिस फ्लोर पर मनोहर का घर था। जब वो मनोहर के घर के पास आए तो ज्योति ने डोर बेल बजाए। थोड़ी देर बाद एक नौकर आया और दरवाजा खोला। उसने कहा, वह बेटिया, ज्योति दीदी, आप आए हैं। इसके बाद वो दोनों अंदर आई और ज्योति ने पूछा, मनोहर काका कहाँ है? नौकर ने जवाब दिया, वो अंदर है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। फिर वो गया और बोला, मनोहर जी, आपकी बेटी आई है। मनोहर, जो कि अखबार पढ़ रहा था, खुश हो गया और तुरंत अखबार को वहीं छोड़कर बाहर की तरफ आया। वो भागते हुए उनकी तरफ गया और मनोहर ने उसे कसकर अपने गले से लगाया। मनोहर ने पूछा, कैसी है मेरी बच्ची? मोह ने कहा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मनोहर ने फिर ज्योति को देखा और कहा, तुम कैसी हो बेटा? ज्योति ने जवाब दिया, मैं भी अच्छी हूँ। इसके बाद वे तीनों सोफे पर आकर बैठ गए। मनोहर ने अपने नौकर से कहा कि वह जाकर सबके लिए चाय बना दे। फिर वो सबके साथ बातें करने लगा और मनोहर ने मोह से सवाल किया कि उसका स्कूल का एडमिशन कैसा गया। मोह ने कहा, उसका एडमिशन बिल्कुल सही किया और वो कल से स्कूल जाएगी। मनोहर ने कहा, कल से तुम स्कूल जाओगी। मोह, तू अच्छे से रहना, किसी के साथ ज्यादा बातें मत करना, बस जितना जरूरी हो उतना, बाकी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। ज्योति ने कहा, लेकिन अंकल, अगर बात नहीं करेगी दीदी ज्यादा लोगों के साथ तो उनके साथ मिलेंगी कैसे? ऐसे लगेगा कि एटीट्यूड है, जबकि उनके अंदर हल्का सा भी एटीट्यूड नहीं है, मतलब घमंड नहीं है। मनोहर ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा कि किसी से भी बात नहीं करना, दोस्त बनाना, बात करना, लेकिन ऐसे लोगों से जो दोस्त बनने के लायक हो, जो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए हो, उनसे दोस्ती मत करना और संभाल कर रहना बेटा, क्योंकि शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में बहुत फर्क होता है। आजकल तो शहर के बच्चे भी बहुत तेज होते हैं। तभी घर का नौकर चाय लेते हुए आया और बोला, बिल्कुल सही कहा मनोहर, शहर के बच्चे इतने चंट होते हैं कि कभी कभी तो बड़ों की बात पर भी ऐसा जवाब देते हैं कि हम खामोश हो जाते हैं। इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना बेटिया। बाकी रुद्रम बाबा तो है ही आपके लिए, वो भगवान के समान है। कुछ बोले ना कोई आपको, बस उन्हें बता देना, वो आपकी अच्छे से खबर ले लेंगे। मोह मुस्कुरा दी, क्योंकि रुद्रम सच में उसके लिए बहुत कुछ कर रहा था। उसने कहा, बिल्कुल, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम उन्हें बता देंगे। ऐसे ही बाप बेटी ने मिलकर बहुत दिनों तक बातें की, जैसे ये दिन कभी बीते ही ना, और इसी बात में शाम हो गई। इसके बाद ज्योति मोह को लेकर वहां से चली गई। ज्योति कार ड्राइव कर रही थी और मोह उसके साइड में बैठी हुई थी। तभी ज्योति ने कहा, आपको गाने सुनने हैं? मोह ने कहा, आपको आता है गाना गाना? ज्योति ने कहा, नहीं, मैं अच्छी नहीं हूं गाने में, लेकिन आप कार में स्पीकर है, हम इसमें बजा सकते हैं। मोह ने कहा, ठीक है, बजा लीजिए। ज्योति ने रेडियो को ऑन कर दिया और एक रैंडम सॉन्ग बजने लगा, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ज्योति थोड़ी एम्ब्रेस हो गई और मोह की आंखें बड़ी हो गई। उसने बोला, छी छी, कितना अश्लील गाना है। ज्योति एम्ब्रेस इसीलिए हुई थी क्योंकि ऐसे गाने मोह ने कभी नहीं सुने थे। उसने सिंपल और पुराने गाने सुने थे, लेकिन जैसे ही मोह ने गाने को अश्लील कहा, ज्योति की हंसी निकल गई। मोह ने पूछा, हंस क्यों रही हो? कितना गंदा लग रहा है गाना सुनने में। अच्छी अच्छी चीज कोई भजन बजाओ, हमारा दिमाग खराब हो रहा है इसे सुनकर। ज्योति की हंसी और भी ज्यादा बढ़ गई और बोली, अच्छा ठीक है, चेंज करती हूँ। इसके बाद ज्योति ने गाना बदल दिया। इस बार गाना बजने लगा, आज की रात मजाक हुसैन का। मोह ने कहा, ये भगवान का भजन है। ज्योति ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ, लग जाएगा, और नहीं लगा तो मैं ये गाना भी बदल देती हूँ। ज्योति को अजीब लग रहा था। उसने 4-5 गाने बदले, तब जाकर कोई एक रोमांटिक सॉन्ग आया, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। ज्योति से भी बदलने को कहा, लेकिन जब इसकी धुन मोह के कान में पड़ी तो उसने कहा, नहीं, ये ठीक है, इसे बजाने दो, यह अच्छा लग रहा है।
ज्योति ने मोह को छेड़ते हुए कहा, वाह भाभी, आप तो बड़ी रोमांटिक हैं। भैया ने शायद आपको रोमांटिक कर दिया, तभी इतना सुंदर रोमांटिक गाना आपको पसंद आ गया। मोह ने कहा, यह भी बहुत अच्छा गाना है और मूवी भी बहुत अच्छी है। ज्योति ने कहा, यह तो बहुत पुरानी है, शोले को तो शायद 25 साल से भी ज्यादा हो गए हों। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत, कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है उसके प्यार में, उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। मोह ने कहा, हमने नहीं देखी कभी। ज्योति ने हैरान होकर कहा, आपने कभी कोई मूवी नहीं देखी? आप सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान इन सबको नहीं जानती? मोह ने कहा, हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, मतलब उनकी पिक्चर देखी है, और धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी, इन सबको। ज्योति ने कहा, अगर आप शाहरुख खान और सलमान खान को नहीं जानती तो आप वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, इनको भी नहीं जानती होंगी। मोह ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं जानती। ज्योति ने कहा, कल से आपका स्कूल है तो सोचती हूँ कि आज आपको घुमा लेती हूँ। वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है, शाम के 4 बजे बज रहे हैं, तो मूवी देखने चले। मोह ने सवाल किया, यह मूवी का नाम है? ज्योति ने कहा, हाँ, बहुत अच्छी मूवी है और एंटरटेनिंग है, हंस हंसकर पागल हो जाओगे, चलो चलते हैं। मोह को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर हाँ कर दिया और वो दोनों मॉल चली गई मूवी देखने के लिए। दूसरी तरफ रणधीर की मोह सुषमा के साथ मूवी देखने। एपिसोड 40। रुद्रम की मोह और रणधीर की मोह से मॉल में थी और बस देखना यह था कि क्या इन दोनों का आमना सामना होगा, क्या दोबारा ये दोनों आपस में मिलेंगे। ज्योति मोह को अपने साथ मूवी के टिकट काउंटर के पास ले आई और उसने स्त्री 2 की 2 टिकट ली। फिर वो उसे लेकर सिनेमा घर की तरफ चली गई। यहाँ जबरदस्ती मोह सुषमा को भी लेकर आ गई थी और सुषमा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो बोली, क्यों आपने ऐसा किया? अगर रणधीर साहब को पता चलेगा कि आप हमें जबरदस्ती यहाँ लेकर आए तो आपको तो वो कुछ नहीं कहेंगे, 100 बात हमें सुना देंगे, हमें नौकरी से भी निकाल देंगे। आपका 6ठा महीना शुरू हो गया है आज और आप मूवी देखने के लिए आ गई। मोह ने कहा, तो तुम्हारे रणधीर साहब मुझे लेकर जाते हैं कहीं पर भी? मैंने उन्हें कहा था कि होम थिएटर बना दो, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। और ऊपर से मेरे भाई, वह भी मुझे लेकर नहीं जा रहा है आज। और दूसरा भाई, वो तो अमेरिका में सेटल हो गया है। मुझे गुस्सा आ रहा है, इसीलिए चलो, अब मुझे मूवी देखनी है। सुषमा ने कहा, और अगर कुछ हो गया तो? मोह ने कहा, हाँ, मेरी डिलीवरी है, आज 6ठा महीना सिर्फ शुरू हुआ है, 9वें महीने में जाकर कभी बीच में बच्चा होता है, तुम्हें नहीं पता, साइंस नहीं पढ़ा। सुषमा ने कहा, अगर पढ़ा होता तो नौकरानी थोड़ी होते, किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते या फिर सरकारी अफसर होते। ये सुनकर मोह ने कहा, यही प्रॉब्लम है, कुछ बोलो तो सुनना ही होता है। चलो, मेरे साथ स्त्री 2 देखनी है मुझे। इतने समय के बाद ये मूवी आई है, पूरे 6 साल बाद आई ये पिक्चर। मैं श्रद्धा कपूर की कितनी बड़ी फैन हूँ, तुम नहीं जानती। सुषमा ने कहा, अरे हम सब जानते हैं कि आपको श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट कितनी ज्यादा पसंद है, और हीरो में आपको शाहरुख खान का वह हाथ फैलाने वाला स्टाइल कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए थिएटर अभी क्यों आए, बाद में देख लेते। मोह ने कहा, अच्छा, ये थिएटर वाले क्या मेरे रिश्तेदार हैं जो 3 महीने बाद मेरे लिए स्पेशली स्त्री 2 को ये थिएटर में लगाते? मुझे ये पिक्चर टीवी पर नहीं देखनी, थिएटर में देखनी है, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के साथ। फिर मोह ने पूछा, तो तुमने रणधीर को बताया कि मैं ये पिक्चर देखने आई हूँ? सुषमा ने कहा, क्या ही बोलूं, अब चलो। उसके बाद सुषमा और मोह भी टिकट काउंटर की तरफ चले गए और उन्होंने भी टिकट ली। सामने जो टिकट बेच रहा था वो हैरान हो गया और बोला, आपने अभी तो टिकट ली? मोह ने कहा, मैंने टिकट ली। मैंने कब टिकट ली? वो बोला, अभी तो आप अपनी एक दोस्त के साथ आई थी और टिकट लेकर सिनेमा घर के अंदर गई, अभी आपको दोबारा टिकट चाहिए। मोह को समझ में नहीं आया। सुषमा ने कहा, कुछ भी मत बोलो, अभी तो आए हैं हम, चलो टिकट दो हमें। वह आदमी हैरान हो गया और उसने हैरानी से ही टिकट दे दी। फिर वो दोनों टिकट लेकर सिनेमा घर के अंदर चले गए। सुषमा ने ध्यान से मोह को सिराव से नीचे उतारा और सिट तक ले गई, क्योंकि वहां अंधेरा था और गिरने का डर लगा रहता था। सुषमा ने ध्यान से मोह को बिठाया और फिर खुद भी बैठ गई। दूसरी तरफ ज्योति और मोह भी बैठी हुई थी। सामने स्त्री 2 की इंट्रोडक्शंस चल रही थी और वो सारा का सारा इंग्लिश में चल रहा था, जो मोह को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मोह ने ज्योति से बोला, ये क्या चल रहा है? ज्योति ने कहा, यह अभी स्टार्टिंग चल रही है। जिन लोगों ने इस मूवी में अपना योगदान दिया है और जिस भी टीम में वो है, उनका नाम है, उसके बाद मूवी शुरू हो जाएगी। ज्योति ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। 10 मिनट बाद सीन्स शुरू हो गए और स्टार्टिंग में ही थोड़ा डरावना सीन आया।
जो देखकर मोह डर गई और उसकी चीख निकल गई। इस पर सामने वाले बोले, कौन चिल्ला रहा है, मूवी देखने दो। ज्योति ने कहा, भाभी शांत रहो, मूवी है, ऐसे होते हैं मूवीज में। मोह ने कहा, इतना डरावना। ज्योति ने कहा, ऐसा ही होता है आज कल की मूवीज में, शोले जैसी मूवीज अब नहीं बनती। मोह ने कहा, तो हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे लगा वैसे ही कोई दमदार मूवी होगी। ज्योति ने कहा, ये भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, देखो तो सही। फिर वो मूवी देखने लगी। दूसरी तरफ सुषमा और मोह भी थी और मोह तो हर एक सीन पर जोर जोर से हंस रही थी, जिस पर दूसरे लोग कह रहे थे, कौन है भाई हंस रहा है, इतनी अच्छी मूवी चल रही है, शांति से देखो। मोह को गुस्सा आ रहा था और वो चिल्लाए, तुम शांति रख लो, मैं तो नहीं रखूंगी, मैं तो हंसूंगी। सुषमा ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ दीदी, ऐसे नहीं बोलते, अब मूवी देखो ना, दूसरों से लड़ने आए हो या मूवी देखने आए हो। मोह ने कहा, मैं तो मूवी देखने आई हूं, अभी उन्हें कमीनों को मुझे सुनाना है, तो मैं क्या इन्हें जवाब ना दूं, मैं तो दूंगी जवाब। सुषमा ने कहा, वाह मेरी बुलेट ट्रेन वाली दीदी, शांत हो जाओ, शांत शांत, शांति से मूवी देखो बस। मोह उसके कहने पर शांति से मूवी देखने लगी और दूसरी तरफ मोह भी मूवी देख रही थी ज्योति के साथ। तभी ज्योति का फोन बजने लगा। उसने देखा कि मानसी उसे कॉल कर रही है। उसने घर पर नहीं बताया था कि वो अचानक से घर आते आते मॉल की तरफ चले गए हैं। उसने कॉल उठाया और बोली, हेलो। मानसी ने कहा, क्या हुआ, इतनी धीरे क्यों बोल रही है, और पीछे शोर कैसा है, कहाँ हो तुम दोनों, और अभी तक घर क्यों नहीं आए। ज्योति ने कहा, वो भाभी ना मॉल आए हुए हैं। मानसी ने कहा, क्या। ज्योति ने कहा, हाँ वह मैं और भाभी मूवी देखने आए हैं। मानसी ने कहा, पर तूने ही बोला होगा चलो भाभी मूवी देखते हैं, तुझ में अक्ल नहीं है क्या, कल उसे स्कूल भी जाना है, तो क्या ये चाहती है कि पहले ही दिन लेट हो जाए। ज्योति ने झूठ बोल दिया, वो मोह भाभी को मूवी देखने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैं ले आए। मानसी पर खामोश हो गई और बोली, ठीक है जल्दी आ जाना। मोह हैरान हो गई और बोली, आपने झूठ क्यों बोला, और वो हमें डांटेगी। ज्योति ने कहा, नहीं डांटेगी, इसीलिए आपका नाम लिया। अगर मैं बोलती ना कि मेरा मन था, तो घर जाकर मेरी अच्छी खासी खबर लगती, और अगर आपका गलती से भी स्कूल के लिए लेट हो जाती ना, तो मुझे घर से निकाल दिया जाता और मुझे देशद्रोही जैसा फील करवाया जाता। उसके बाद उन दोनों ने पूरी मूवी एंजॉय की और धीरे धीरे मोह को भी मूवी में इंटरेस्ट आने लगा। वह भी कॉमेडी सीन पर हंसने लगी। और एक सवाल आता है कि सरकाटे के बारे में हम क्या जानते हैं, उस पर वह भी बहुत जोर से हंसी थी। फिर दोनों मूवी हॉल से बाहर निकल गई और मोह ने कहा, शुक्रिया, बहुत अच्छी मूवी थी। वैसे इस अभिनेत्री का और अभिनेता का नाम क्या है। ज्योति ने कहा, अभिनेत्री का नाम श्रद्धा कपूर और अभिनेता का नाम राजकुमार राव है, और वह जो चश्मा लगाकर थे उनका नाम पंकज त्रिपाठी है। मूवी बहुत अच्छी थी और उनकी कलाकारी भी। ज्योति को कुछ देर समझाने में परेशानी हुई कि कलाकार का क्या मतलब है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि हाँ, वो उसकी एक्टिंग की बात कर रही थी। उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर गोलगप्पे खाए और फिर सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गए। यहाँ सुषमा बहुत ध्यान से मोह को लेकर आगे बढ़ी। मोह इतनी ज्यादा हंस रही थी कि उसके पेट में दर्द होने लगा था। उसने सुषमा को पकड़ते हुए कहा, सुषमा सुषमा, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बच्चा आने वाला है। सुषमा ने कहा, कुछ भी मत बोलो, अभी छठा महीना ही तो शुरू हुआ है। मोह ने कहा, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समय आ चुका है। सुषमा ने कहा, मैं रणधीर साहब को बुलाती हूँ। मोह ने कहा, नहीं नहीं मत बुलाओ, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें डांटे या नौकरी से निकाले। सुषमा ने कहा, फालतू की बात मत करिए दीदी, डांट खानी होगी मैं खा लूंगी, और अगर नौकरी से निकालेंगे तो मैं निकलकर पहले उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगी कि मुझे प्लीज ना निकाले, लेकिन अगर वो निकाल देंगे तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और बच्चे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। आपको दर्द हो रहा है और रास्ते में अगर ज्यादा दर्द हुआ तो मैं उन्हें बुला रही हूँ। इसके बाद सुषमा ने अपने सलवार की पॉकेट से फोन निकाला और रणधीर को कॉल कर दिया। रणधीर इस वक्त एक मीटिंग रूम में था और शांति से मीटिंग कर रहा था। उसने अपने फोन को साइलेंट पर रखा हुआ था, इसलिए उसे दिख नहीं रहा था कि कोई फोन कर रहा है। सुषमा बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो उठा ही नहीं रहा था। सुषमा ने कहा, वो उठा नहीं रहे। मोह ने कहा, शायद कहीं बिजी होंगे, उन्हें टेंशन मत दो, आप चलो घर चलते हैं। धीरे धीरे वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगी। वो किसी तरीके से थिएटर से बाहर आ गई, लेकिन मोह को चक्कर आने लगे थे। उसने एक दीवार का सहारा लिया और सुषमा से कहा, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मेरे बच्चे को संभाल लेना। सुषमा ने उसे पकड़ लिया। आजू बाजू के लोग भी देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे जब इतनी दिक्कत थी तो मूवी देखने क्यों आए। मूवी कहीं खत्म नहीं हो रही दुनिया से, और ना ही दुनिया खत्म हो रही थी। मोह को उनके शब्द ताने लग रहे थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी की जिद थी। वो कितनी जिद्दी थी यह वो जानती थी, और उसी की जिद की वजह से आज ये सब हुआ था। मोह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आदमी ने कहा, तू निकल यहाँ से,
कोई प्रेग्नेंट है, इसका मतलब यह नहीं कि अपना मनोरंजन छोड़ दे और घर पर बंद कर बैठा रहे। सुषमा ने वापस रणधीर को कॉल लगाया और इस बार रणधीर ने फोन उठा लिया और कहा, क्या हुआ सुषमा? रणधीर की मीटिंग हो गई थी और वह अपने केबिन की तरफ जा रहा था। सुषमा ने घबराते हुए कहा, साहब, दीदी को बहुत दर्द हो रहा है उनके पेट में, ऐसा लग रहा है कि बच्चा आने वाला है। रणधीर बोला, व्हाट आर यू सीरियस? छठा महीना शुरू हुआ है सुषमा, ऐसे ही दर्द हुआ होगा। डॉक्टर को बुलाओ, मैं काम करता हूँ, उसे तुम सूप पिलाओ, मैं डॉक्टर को घर भेजता हूँ। सुषमा ने कहा, हम घर पर नहीं है, मॉल में है। रणधीर हैरान हो गया और बोला, क्या घर पर नहीं हो, मॉल में हो? क्या करने गए थे मॉल में? मोह ने सुषमा के हाथ से फोन लिया क्योंकि उसे पता था कि रणधीर उसे डांट रहा होगा। उसने कहा, उन्हें डांटना बंद कीजिए प्लीज, किसी को भेज दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रणधीर परेशान हो गया और बोला, कौन से मॉल में है? सुषमा ने उसे मॉल का नाम बता दिया और रणधीर ने कहा, मैं बस थोड़ी देर में वहां आ रहा हूं। इसके बाद रणधीर ने जल्दी से कंपनी से दौड़ा और मॉल के लिए निकल गया। मोह को पसीना आ रहा था और आजू बाजू की औरतें भी उसके पास आ गईं। उन्होंने पानी पीने के लिए कहा और मोह ने पानी पी लिया। सुषमा अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ कर रही थी। हर जगह पसीना बह रहा था, लेकिन फिर भी उसे पसीना आ रहा था। 20 मिनट बाद रणधीर की गाड़ी वहां आकर रुकी और वो जल्दी से फ्लो पर आया। थिएटर में मोह लगभग बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। रणधीर जब उसके पास आया तो वह हैरान हो गया और सुषमा से घूरते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है सुषमा, मैंने कहा था ना कि इसका अच्छे से ख्याल रखना है, कहीं भी इधर उधर नहीं लेकर जाना है। सुषमा घबरा गई, लेकिन रणधीर को पहले अपनी मोह को बचाना था, इसलिए उसने सबको साइड किया होगा और कहा, प्लीज हवा आने दीजिए। उसके बाद रणधीर ने मोह को अपनी गोद में उठाया और लेकर चला गया। सुषमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। रणधीर ने उसे गाड़ी की बैक सीट पर लेटा दिया और सुषमा भी उसके साइड में आकर बैठ गई। रणधीर गाड़ी को मोड़ते हुए वो मैंशन की तरफ चला गया। रास्ते भर रणधीर ने सुषमा को बहुत ज्यादा सुनाया था और सुषमा की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, लेकिन आंसू डांट से ज्यादा मोह के लिए थे, क्योंकि मोह बेहोश हो चुकी थी और उसका सर सुषमा की गोद में था। 10 साल से सुषमा उनके घर पर काम कर रही थी और जब से मोह रणधीर की जिंदगी में आई थी तब से उसे ऐसा लगा था कि उसके पास भी परिवार है। घर में भले ही कोई सुषमा की इतनी कदर ना करता हो, लेकिन मोह ने उसकी बहुत कदर की थी। वो भगवान से बोली, महादेव प्लीज आप दीदी और उनके बच्चे की जान बचा लीजिए, भले ही हमारी जान ले ले पर इन्हें बचा लीजिए। कुछ देर बाद चौधरी मेंशन में डॉक्टर थे और वह मोह को चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है, किसी चीज का। सुषमा ने कहा, नहीं हम तो मूवी देखने गए थे। डॉक्टर ने कहा, ये तो अभी नहीं पता कि किस चीज का स्ट्रेस ले रही थी। अगर यह कॉमेडी मूवी देखने गई थी तो स्ट्रेस किस चीज का लिया? इससे तो स्ट्रेस खत्म होता है, मतलब कुछ तो था। अब रणधीर को बस मोह के उठने का इंतजार था, क्योंकि उससे पूछना था कि वह किस बात का स्ट्रेस ले रही थी जो उसे लेबर पेन जैसा दर्द अचानक से हो गया। गाइस हो जाएंगे तुरंत, अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।